So, my dear students, how are you all? And this is the last lecture of computer series. के बाद हम Microsoft Office के में पहले MCQs कराएंगे और पूरे कंप्यूटर्स के हम MCQs करेंगे प्लस 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम कंप्यूटर सेक्शन जो है वो मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगी। और इसके साथ साथ जो है अगर आपको लग रहा है कोई भी टॉपिक इसमें जो आपको और चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जैसे पढ़ाया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हमने स्टार्ट किया था, और माइक्रोसॉफ्ट मैं क्यों बार बार रिपीट करती हूँ सो दैट आपको याद है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने सबसे पहले MS वर्ड पढ़ा, ठीक है, उसके बाद MS एक्सेल पढ़ा, और मैंने आपको बेसिकली ओवरऑल इसका व्यू और मेन पॉइंट्स बताए। और जो भी एग्जाम में आने के चांसेस है, जब हम MCQs करेंगे इसके रिलेटेड तो हर एक शॉर्टकट फिर से आपको रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद अब हम पढ़ना है उसके बाद मैंने पावर पॉइंट पढ़ाया था PPT, और अब हम पढ़ेंगे MS एक्सेस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। देखो ये जो है यहाँ पे जो PDF है ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिकली समझाना चाहती हूँ आसान शब्दों में, आसान भाषा में, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ना, मैंने आपको बताया था पहले भी। देखो जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें क्या होते थे, उसमें स्प्रेडशीट्स होते थे, ऐसे रोज और कॉलम्स होते थे, उसमें डेटा हम स्टोर करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 स्टूडेंट्स है, अगर आपके पास 100 कस्टमर्स है, तो उन सब का डेटा आप या अकाउंटेंसी के लिए छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेडशीट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आती है जहाँ पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बिग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, उनमें थाउजेंड्स की तादाद में, लैक्स में क्या होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस होती हैं। तो उसमें एक्सेल में काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेल में आप इतने ज़्यादा जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज चंक ऑफ डेटा होता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है ऐसा कुछ चाहिए जिसमें आप एक पूरा ही डेटा रख सकते हो। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। बिग ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा बड़े डेटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखो ये भी टेबल्स ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे टेबल्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फंक्शंस होती हैं, ठीक है। और उसको हम दो टेबल्स को रिलेट करते हैं, हम 3 टेबल्स बनाते हैं। और अगर हमें एक इंसान, एक एड्रेस का टेबल होता है, एक रोल नंबर का टेबल होता है, एक मार्क्स का टेबल होता है, और अगर हमें एक स्टूडेंट के ये तीनों चीज़ें चाहिए तो तीनों टेबल से हम सिर्फ स्टूडेंट का नाम बोलते हैं, स्टूडेंट का ID नंबर देते हैं, सारी टेबल से ये चीज़ें उठ जाती हैं। तो ये जो टेबल्स होते हैं ना, आपस में लिंक करके होते हैं, रिलेट करके होते हैं। जो जैसे यहाँ पे टेबल्स होते हैं, जैसे वहाँ रोज और कॉलम्स होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी आप वही टेबल्स है लेकिन बड़े बड़े हैं और आपस में लिंक करके, यहाँ पे जो कॉलम होगा उसको आप क्या बोलोगे, फील्ड बोलते हो, क्या बोलते हो, फील्ड। और जो यहाँ पे रो होता है ना, उसको आप रिकॉर्ड बोलते हो, ठीक है। तो जो कॉलम और रो है ना, यहाँ पे उसका नाम है फील्ड और रिकॉर्ड, ठीक है। तो बाकी जितने भी यहाँ पे टेबल्स होते हैं ना, वो आपस में रिलेटेड होते हैं, ठीक है। हम कोई भी हम और इसमें स्टोर करके रहता है ऑर्डर में, डिफरेंट टेबल्स में डेटा रहता है। तो SQL का यूज़ होता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, डेटा बेस होती हैं, इसलिए हम बोलते हैं ना डेटा बेस मैनेजमेंट, ठीक है। इसको हम DBMS बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होता है, एक डेटाबेस बनी हुई होती है। DBMS अगर फुल फॉर्म आएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हम यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं। अ डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एंड सिमिलर डेटा। जो लॉजिकली रिलेटेड होगा, सिमिलर डेटा होता है, वही डेटाबेस बेसिकली कलेक्शन होता है एक लॉजिकली सिमिलर और रिलेटेड डेटा का। फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस है, किसी स्टूडेंट की डेटाबेस है, तो उसमें स्टूडेंट एड्रेस भी होगा, ये भी एक डेटा होगा, स्टूडेंट रोल नंबर भी होगा, ये भी एक डेटा, स्टूडेंट मार्क्स भी होंगे, स्टूडेंट ईयर भी होगा, स्टूडेंट परफॉर्मेंस भी होगा, एक्स्ट्रा करिकुलर भी होगा, ठीक है, स्टूडेंट हाइट भी होगी, कलर भी होगा, उसका ब्लड ग्रुप भी होगा। तो वो रिलेटेड ही डेटा है ना, लॉजिकली रिलेटेड। कैसे? क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स के साथ रिलेटेड है। तो इसको हम बोलेंगे, इसी को हम डेटाबेस बोलते हैं कि एक जब कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, लेकिन वो डेटा लॉजिकली रिलेटेड होता है, थोड़ा सिमिलर होता है। डेटा स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ डेटाबेस जो होती है ना, डेटाबेस स्टोर करता है सिमिलर काइंड ऑफ डेटा फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर दैट एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम इट व्हेन नीडेड। तो डेटाबेस में ये डेटा स्टोर ऐसे करके होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होती है ना, वो वहाँ से डिराइव कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एप्लीकेशन विच अलाउज क्रिएटिंग ऑफ डेटाबेस। जो माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ना, ये एप्लीकेशन है एक, ठीक है। इसमें भी प्रोग्राम है, ये एप्लीकेशन है, ये जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो हमें अलो करती है कि हम डेटाबेस क्रिएट कर सकें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं, क्योंकि डेटाबेस में हम बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा जो होती है डेटाबेस, ये कलेक्शन ऑफ डेटा ही होती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है, ठीक है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है ना, इसको हम बोलते हैं
RDBMS। DBMS होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, R इसको ऐड किया गया है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब ऐसा डेटा जो आपस में रिलेटेड होता है, लिंक्ड होता है, और अगर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इस पे चाहिए भी वो डिफरेंट टेबल से ये एक्सेस करके होता है। जैसे हमने एक डेटाबेस में रखा है सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, और इनको हमने आईडी दिया यहाँ पे। जो बाकी टेबल्स है ना, जैसे ब्लड ग्रुप का टेबल है या बाकी कोई टेबल है, उसमें हमने आईडी से जोड़ा है और ब्लड ग्रुप्स रखा है। दूसरे टेबल में हमने यही आईडी रखा है और रोल नंबर्स रखे। तीसरे ग्रुप में हमने यही आईडी रखा है, मार्क्स रखे। तो हमें बस स्टूडेंट का नाम या आईडी बोलना होता है। तो ये ऐसे रिलेटेड होता है, ये निकल के आती है सारी चीज़ें। जो ही मैं उस स्टूडेंट का आईडी दूंगी, उस स्टूडेंट की सारी बायोडेटा निकलेगी, वो डेटाबेस से ही निकलती है। It allows you to design and create complete databases with quick, easy and data entry, maintain them and search for information. Microsoft Access जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें जो है आप ऐसे डेटाबेसेस बना सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो, ऐसे ऐसे ऑप्शंस उसमें रख सकते हो कि आपको डेटा को एंटर करना, डेटा वहाँ से रिट्रीव करना या कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना किसी के बारे में बहुत ही ईजी होगा। तो ये हमें ये फैसिलिटी ही है कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाले सॉफ्टवेयर में, राइट। ओके, स्टार्ट MS एक्सेस। अगर हमें MS एक्सेस को स्टार्ट करना हो, देखो मैंने आपको इससे पहले बताया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम जब स्टार्ट करते हैं उसके दो तरीके होते थे। या तो आप स्टार्ट में क्या करते हो, वो Window+R दबाओगे। क्या दबाओगे? Window+R कीबोर्ड पे दबाओगे, वहाँ पे एक बॉक्स आएगा, रन बॉक्स आएगा। तो वहाँ पे ऐसे यहाँ पे होता है, ऐसे यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो ना एक्सेस या वर्ड लिखोगे तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आएगा या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप दबाओगे वो आएगा, ठीक है। तो वो एक तरीका होता था। दूसरा तरीका सिंपली जैसे मैंने बाकी सॉफ्टवेयर्स के टाइम बताया कि आप जाओगे स्टार्ट बटन पे, जो कि लैपटॉप जैसे यह स्क्रीन होती है, यहाँ पे स्टार्ट बटन होता है, इस पर दबाओगे, वहाँ पे आएंगे ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक माउस ले जाओगे, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा, वहाँ पे ले जाओगे तो वो वहाँ पे बहुत सारे 5 ये निकलेंगे और आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे क्लिक करोगे। अब कौन सा वाला आपके पास होगा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का अपडेटेड, तो वो यहाँ पे डेट दिखेगा। जैसे इसमें 2007 है या 2016 का भी आपका हो सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस पे जब आप दबाओगे ना तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वाला शीट दिखेगा, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की कंपोनेंट्स क्या होती हैं? देयर आर 4 कंपोनेंट्स विद इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। वहाँ पे 4 कंपोनेंट्स है। पहला है टेबल। पहला क्या है? पहला कंपोनेंट है टेबल। इट स्टोर्स द डेटा इन योर डेटाबेस। टेबल के फॉर्म में ही डेटाबेस में स्टोर होता है ना डेटा। दूसरा होता है क्वेरीज, गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा स्टोर इन डेटा टेबल्स। जब आप टेबल्स में स्टोर करते हैं डेटा, वो टेबल्स बहुत सारे जब जुड़ते हैं वो बनाते हैं डेटाबेस, तो फिर हम क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो क्वेरीज हमने बनाई है ऐसे कि फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन देते हैं, वहाँ से हमें आंसर मिलता है। मेरी एक क्वेरी है, आई वांट रितेश's फुल डेटा, आई वांट रितेश's हाइट, तो मुझे वहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो क्वेरीज होता है, क्वेरीज किस लिए होती है? इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए फिर वापस, ठीक है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वेरीज। क्वेरीज के डिफरेंट टाइप्स हैं, क्वेरीज के डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहले आप लेकिन ये पढ़ोगे कि कंपोनेंट्स कितने हैं। MS एक्सेस के 4 कंपोनेंट्स है। एक तो टेबल है जिसमें जो डेटा स्टोर करता है आपकी डेटाबेस में। दूसरा क्वेरी है जिससे आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तीसरा है रिपोर्ट। देखो रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट्स एलो प्रिंटिंग ऑफ डेटा बेस्ड ऑन क्वेरीज और टेबल्स क्रिएटेड बाय द यूजर। रिपोर्ट होता है जैसे आपको डेटा निकालना है। अब आपने कोई क्वेरी दी, मुझे रितेश के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको वो निकला, ठीक है, तो उसको आप रिपोर्ट बोलोगे। जो आपको वहाँ सामने आए ना उसको आप रिपोर्ट बोलोगे और रिपोर्ट आप प्रिंट कर सकते हो। वो वही रिपोर्ट होता है जो आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे पेशेंट जाते हैं टेस्ट करने के लिए, जब वो अपना पहले इंफॉर्मेशन नाम देते हैं, एज देते हैं, एड्रेस देते हैं, तो वो उसको डेटा एंट्री करते हैं, तो वो डेटाबेस में चला गया। अब उनके जो रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स, वो जो उनके रिपोर्ट्स आए ना टेस्ट के, तो वो डेटाबेस में एंटर करते हैं इस आईडी, क्योंकि आपका एक आईडी बनता है लैब पे, इस आईडी का ये रिपोर्ट आ गया। फिर आप घर बैठे उसको एक्सेस करते हो, आप वो आईडी देते हो, पासवर्ड देते हो या डेटा बर्थ देते हो, आपको वो पूरा रिपोर्ट सामने आएगा और उस रिपोर्ट को आप प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि वो डेटाबेस से आपने निकाला ना। तो वो रिपोर्ट होता है जो आपका फिर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए डेटाबेस से, वो जब निकल के आती है सामने, उसको आप प्रिंट कर सकते हो, उसको आप रिपोर्ट बोलते हो। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म्स मेक इट इजी टू एंटर डेटा इन टेबल्स। ए फॉर्म इज एन इंटरफेस फॉर एडिंग एंड एडिटिंग डेटा। देखो फॉर एग्जांपल अगर आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाना है, ठीक है बेटा, अगर आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बनाने के लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा या साइन इन करना होता है।
फॉर एग्जाम्पल पहले आप चाहते हो फेसबुक चलाना, तो आपको दो ऑप्शन आएंगे, साइन इन या साइन अप, है ना। तो साइन इन आप तब करोगे जब आपके पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया होता है। अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया होता, आपको साइन अप करोगे। तो साइन अप जब आप दबाते हो तो वहाँ पे एक फॉर्म जैसा आता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे नेम लिखना है, एज लिखनी है, रेजिडेंस लिखनी है, फिर ईमेल देना है, फिर साइन अप करना है। तो ये फॉर्म जो है ना, ये क्या करता है, ये आपसे डेटा लेता है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका जेंडर, आपका एज, ठीक है। तो ये जाके फिर आप अंदर, और आपको क्या लेगा, ईमेल लेगा और पासवर्ड लेगा, और कंफर्म आप करोगे पासवर्ड जो आपको याद रहा, ठीक है। तो ये डालेगा उसको डेटाबेस में, और जब आप फिर साइन इन करते हो ना, आप ईमेल आईडी देते हो, पासवर्ड देते हो, ये डेटाबेस में उसको मैच कराता है, क्या ये मैच हो गया कि नहीं। तो ये एक फॉर्म है जहाँ से डेटा लिया जाता है। और फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो किसी भी साइट पे, आपको कोई मटेरियल पढ़ना है, कहीं से कोई टॉपिक पढ़ना है, इवन बहुत सारी बड़ी बड़ी अभी जो आपको रिजल्ट आता है गूगल में, जैसे बाईजूस होता है, कोई चीज़ होता है, वहाँ पे आपको बोला जाता है कि साइन अप कर लीजिए, साइन इन विद गूगल, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, अपना नंबर देना पड़ता है, वो उनकी डेटाबेस में रहता है। और जब भी उनको कोई नया कोर्स लॉन्च करना था, आपको उनकी तरफ से कॉल आती है। वो कॉल कैसे आती है, क्योंकि आपने साइन अप किया है, क्योंकि आपका नंबर उनके पास है, नेम भी उनके पास है, क्योंकि आपने जब साइन अप किया, आपने एक फॉर्म फिलअप किया है, राइट। ये काम पहले मैनुअली हुआ करते थे, जो सिंपली हम पेन और पेपर पे लिखते थे, लेकिन वो इतना मैनेजेबल नहीं हुआ करता था। अब कंप्यूटर्स का ज़माना है, आप लैक्स ऑफ जो है स्टूडेंट्स का डेटा रख सकते हो डेटाबेस में। सो दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्म, जहाँ से आप डेटा जैसे इनपुट कराते हो। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं MS एक्सेस के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो दूसरा कंपोनेंट पढ़ा था, क्वेरीज, कि आप ऐसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे आपका बहुत ज़्यादा बड़ा डेटाबेस है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप क्वेरी डाल सकते हो, आपको वहाँ पे रिपोर्ट मिलेगा। तो क्वेरीज क्या है, क्वेरीज 5 तरह की होती हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वेरीज, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लिख के, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वेरीज, राइट, ओके। जैसे क्वेरी टाइप, select query retrieves data from one or more tables and displays the record set in a data sheet. This is the most common type of query. अगर आपको एक या एक से ज़्यादा टेबल से कोई डेटा रिट्रीव करना है और उसको डिस्प्ले कराना है, ठीक है, डेटा शीट में, तो आप सेलेक्ट क्वेरी जो है इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे कॉमन क्वेरी है जो आप इस्तेमाल करते हो, सिलेक्ट वाली क्वेरी। अच्छा, पैरामीटर क्वेरी prompts the user to enter values that define the query, such as specific region for sales results or a specified price range for houses. तो पैरामीटर क्वेरी जब आप इस्तेमाल करते हो, prompts the user to enter values, तो आपको वैल्यूज एंटर करनी है जो एक उस क्वेरी को डिफाइन करेगी। फॉर एग्जांपल आपको कोई स्पेसिफिक रीजन के बारे में आप बोलोगे कि हमें फॉर एग्जांपल वहाँ के हाउसेस के बारे में पता करना है, कहाँ के, आप कोई रीजन का नाम दोगे, ठीक है, उस क्वेरी में। या आप बोलोगे मुझे घर देखने हैं, ठीक है, लेकिन उस क्वेरी में आपको बोलेगा किस रेंज में, ठीक है। तो वो पैरामीटर क्वेरी, क्योंकि आप यहाँ से उसको पैरामीटर दे रहे हो ना, मुझे 10 लाख से 1 करोड़ वाले रेंज में घर दिखाओ, तो आपने यहाँ से ही उसको रेंज दिया, दैट इज अ पैरामीटर क्वेरी। क्रॉस टैब क्वेरी अरेंजेस अ रिकॉर्ड सेट टू मेक इट मोर इजीली विजिबल यूजिंग बोथ रो हेडिंग्स एंड कॉलम हेडिंग्स। क्रॉस टैब क्वेरी होती है कि आप जैसे कैसे इजीली जो है डेटा को विजिबल कराओगे, लेकिन उसमें आप क्या करोगे, दोनों का इस्तेमाल करोगे, कॉलम का भी, आप जो है कॉलम हेडिंग का भी और रो हेडिंग का भी, क्योंकि मैंने आपको बोला ये भी टेबुलर फॉर्म में होता है, कॉलम और रो वाली में, इसमें फील्ड बोलते हैं, इसको रिकॉर्ड बोलते हैं, इन दोनों का आप इस्तेमाल करोगे, तो उसको क्रॉस टैब क्वेरी बोलते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, जब आपको रो नंबर भी पता होगा, कॉलम नंबर भी पता होगा, आप एग्जैक्ट लोकेशन पे इजीली पहुंच जाओगे। एक्शन क्वेरी क्रिएट्स अ न्यू टेबल और चेंज एन एग्जिस्टिंग टेबल। एक्शन क्वेरी कब इस्तेमाल होती है, जब आपको नया टेबल बनाना होगा या एग्जिस्टिंग जो अभी टेबल है आपके पास उसमें कोई चेंज लानी होती है, तो उसके लिए हम एक्शन क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। SQL एन एडवांस्ड क्वेरी दैट इज क्रिएटेड यूजिंग एन SQL स्टेटमेंट। बेसिकली SQL लैंग्वेज एक है, SQL एक एडवांस्ड टाइप ऑफ क्वेरी है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं आपके पास। इवन DBMS के साथ SQL ही जो है इस्तेमाल होता है, और उसके थ्रू ही हमारा जो डेटाबेस मैनेजमेंट आज का वो हमारा बनता है, क्योंकि ये क्वेरीज बहुत एडवांस्ड होती है, इससे आप बहुत सारी चीज़ें करा सकते हो। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्वेरीज, राइट, और 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब इसके बाद बात आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेम्पलेट्स की।
टेम्पलेट होता है जो आपको दिखता है ना वहाँ पे जो ही आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोलते हैं. इट इज कंप्लीट ट्रैकिंग एप्लीकेशन विद प्री डिफाइंड टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज, मैक्रोज एंड रिलेशनशिप्स. एमएस एक्सेस इंक्लूड्स अ कलेक्शन ऑफ डेटाबेस टेम्पलेट्स विच आर डिस्क्राइब्ड एज. जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खोलते हैं ना तो वहाँ पे आपको कुछ खुद ही शीट सामने आएगा, उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, और उसमें सारी चीज़ें रखी होती है. फॉर एग्जाम्पल जब शीट खुलता है ना ऐसे, तो आपको ऊपर यहाँ पे सारी ऑप्शंस मिलेंगी कि आपको फॉर्म्स के लिए, टेबल्स के लिए, क्वेरीज के लिए मैक्रोज होते हैं कि जहाँ पे आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट टैब्स एक साथ रखते हैं, ठीक है, या रिलेशनशिप्स के लिए आपको एक कलेक्शन होती है इन सब की. मतलब ये यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है. आपको नई को ये चाहिए, आपको एक नया टेम्पलेट चाहिए, आपको कोई रिपोर्ट चाहिए, तो आप ऊपर ऑप्शन, आपको ज़्यादा खुद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्लिक करते जाना है. अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एसेट्स, इट इज़ यूज्ड टू create an assets database to keep track of assets including assets details and owners. एसेट्स वाला ऑप्शन जो है ना, उससे आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस बनाओगे एसेट्स की. उससे आपको एसेट की, उसमें आप एसेट की डिटेल्स दे सकते हो और ओनर्स का भी डिटेल दे सकते हो. आप ट्रैक रख सकते हो एसेट्स का, कौन सा एसेट कैसा ग्रो कर रहा है, वो किसका एसेट है, ठीक है. कॉन्टैक्ट्स, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ कॉन्टैक्ट डेटाबेस टू मैनेज इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल. अगर आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स है आपके यहाँ, आपकी कंपनी के साथ जो भी एसोसिएटेड था, आप चाहते हैं उसका हमारे पास रिकॉर्ड रहे, तो आप वो कॉन्टैक्ट्स वाले डेटाबेस में रखेंगे. अच्छा, इवेंट्स, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन इवेंट्स डेटाबेस फॉर ट्रैकिंग अपकमिंग मीटिंग्स एंड डीलिंग्स. अच्छा, एक डेटाबेस आप रखोगे जो आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहेगा कि 10 दिन रह गए फॉरेन मीटिंग के लिए, 10 दिन रह गए सिंगापुर ट्रिप के लिए, 15 दिन में आपको ये टारगेट अचीव करना है. तो ये डिफरेंट इवेंट्स के बारे में आपको इन्फॉर्म करता रहेगा और डिफरेंट इवेंट्स के बारे में आप वो ये सेव करते रहेंगे, ठीक है. फैकल्टी, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ फैकल्टी डेटाबेस टू कीप ट्रैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टैक्ट्स एंड एजुकेशन हिस्ट्री. तो जितने भी आपकी फैकल्टी है या एम्प्लॉयज़ है, उनके रिलेटेड, उनकी एजुकेशन के लिए रिलेटेड, उनके कॉन्टैक्ट्स के रिलेटेड, या अपडेट करना है, किसी ने कोई चेंज किया है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर चेंज किया, एड्रेस चेंज किया, तो वो आप इसमें रख सकते हो. मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स डेटाबेस टू ट्रैक टाइम सेंसिटिव डिलीवरेबल एंड लॉन्च स्टेटस फॉर प्रोजेक्ट. तो मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मतलब ट्रैक करना, क्या जितनी भी हमारी हमें कंसाइनमेंट्स या कोई भी डिलीवरी करनी थी, क्या वो टाइम बाउंड हुई, क्या उसका कितना टाइम लगेगा बनने में, प्रोडक्ट आने में, फिर डिलीवर होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुँचा वो आप इसी डेटा, क्योंकि आप डिफरेंट डेटा बेसिस रखोगे. और फॉर एग्जाम्पल देखो, आप बोलोगे कि मैम यही आप डेटाबेसेस क्यों पढ़ाते हो, क्योंकि देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस हमें कहाँ चाहिए. यूजुअली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, जैसे बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, बिजनेस में, कॉमर्स में, राइट. तो ऑब्वियसली हर एक जगह पे तो यही मेन चीज़ें होती हैं ना. तो हमेशा इसलिए अब कुछ बड़ी बड़ी जो होती हैं एक्सेस टेम्पलेट्स वो बन के ही आती हैं, क्योंकि अगर आपको एम्प्लॉयज़ वाला डेटाबेस बनाना है और इट इज़ अंडरस्टूड कि वहाँ में क्या क्या आपको होना चाहिए. अगर आपको स्टूडेंट्स वाला डेटाबेस मैनेजमेंट चाहिए तो उसको इट इज़ अंडरस्टूड कि वहाँ पे क्या क्या ज़रूरत होती है. ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट स्टूडेंट डेटाबेस टू कीप इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट्स एंड देयर गार्डियंस. उनके माँ बाप के नंबर, उनके एड्रेस, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंसेस, सारा कुछ, ठीक है. बात समझ में आ गई. ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डेटाबेसेस थी. एलिमेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल अगर हम देखेंगे, डेटाबेस होल्ड्स 5 मेजर एलिमेंट्स फॉर एवरी डेटाबेस ऑपरेशन. अगर आपको उस डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन करना है, 5 मेजर एलिमेंट्स जो है डेटाबेस में होने चाहिए. सबसे पहला होना चाहिए फील्ड नेम. क्या होना चाहिए? फील्ड नेम. It is label provided for a field that specifies the type of information contained in a particular field. मैंने आपको बोला है कि इसमें यहाँ पे ऊपर से फील्ड्स होते हैं, यहाँ से रिकॉर्ड्स होते हैं. तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे कुछ डालोगे तो ऊपर लिखना होता है ना कि ये क्या है, एड्रेस है क्या किसी का. अगर एड्रेस होगा तो कैरेक्टर्स में यहाँ पे डेटा आएगा, अगर रोल नंबर होगा तो नंबर्स में डेटा आएगा, है ना. तो फील्ड का नाम होना चाहिए ना पहले. उसके बाद ये लेबल हम देते हैं ना फील्ड को, ये क्या किस चीज़ का कॉलम है. Field type, data type. It specifies the type of data stored in the field, such as textual data, numerical data, or combination of both. The default size of data type is 50 in MS Access.
तो देखो जितना आप स्टोर करोगे ना उतना वो जगह भी ले लेगा ना, कितने बाइट ले लेगा, मैं आपको वो आगे पढ़ाऊंगी। तो फील्ड टाइप या डेटा टाइप क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, जब आपने फील्ड नेम दिया ऊपर आपने लिखा एड्रेस, एम्प्लॉइज एड्रेस, तो अब मुझे बता एड्रेस होगा श्रीनगर जम्मू, वो कैरेक्टर्स में ही होगा ना, वो अल्फाबेटिकल होगा, न्यूमेरिकल तो नहीं होगा। तो डेटा टाइप हमें डिफाइन करना है कि अगर इस फील्ड में जब हम कुछ डेटा देंगे वो किस टाइप का होगा, ठीक है। तो उस टाइप का डेटा उसमें जाएगा, क्या बहुत न्यूमेरिक ये होगा या करेक्टर होगा या न्यूमेरिकल ही होगा। तो फील्ड नेम, उसके बाद फील्ड टाइप, जैसे यहाँ पे है देख लीजिए, अगर कौन सा डेटा टाइप होगा वो डिटरमाइन करेगा फील्ड की लेंथ क्या होगी या फील्ड का साइज क्या होना चाहिए। जैसे अगर टेक्स्ट होगा 0 to 255 कैरेक्टर्स, एम्प्लॉय का एड्रेस होगा, नाम होगा, मेमो इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स आ सकते हैं, नंबर अगर होगा 1 2 3 4 उसमें जो है 8 बाइट्स तक जा सकता है। डेट और टाइम अगर आपको डाला, फॉर एग्जांपल आप इस ऐसा डेटाबेस बनाओगे कि आपके एम्प्लॉय जब आते हैं ना वो करते हैं बायोमेट्रिक, ये वो क्या करते हैं बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है ना आजकल, तो वो भी डेटाबेस एक है, वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस में चला जाता है कौन सा जो बंदा है वो किस टाइम पे आया था, ठीक है। और अगर या और किस डेट पे किस टाइम पे आया था, सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद इसकी अटेंडेंस कब हुई, ठीक है। तो वो सारा डेटाबेस में रहता है और मंथली वो स्टेटमेंट बन के आपकी अटेंडेंस शीट सामने आती है। तो वो 8 बाइट्स लेता है, डेट डालना होगा या टाइम डालना होगा, ठीक है। तो ये हमें दिखाता है डेटा टाइप्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। टाइम के फॉर्म में आपको कोई चीज़ रखनी है, डेट के फॉर्म में आपको रखनी है, नंबर के फॉर्म में रखनी है, टेक्स्ट के फॉर्म में रखनी है। अगर आपको करेंसी लिखना है, फॉर एग्जांपल इसकी इतनी सैलरी है, इसकी इतनी सैलरी है, वो भी तो एक कॉलम हो सकता है ना डेटाबेस में, फील्ड जिसको हम बोलते हैं, तो उसको 8 बाइट्स डेटा लगता है। ऑटो नंबर जो खुद ही एक जनरेट होगा, नंबर किस सीरियल पे आया है या आईडी होगा, तो वो 4 बाइट्स लेगा। यस और नो, ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल हमें किसी का लिखना है, जैसे कोई एम्प्लॉय उसका लिखना है इज ही डिसेबल्ड और नॉट, तो उसमें यस और नो आएगा ना, उसमें और कुछ नहीं होता। जैसे फॉर्म पे आप जो मैरिड अनमैरिड, आर यू मैरिड, इज ही मैरिड, या उसमें यस और नो आता है, तो उसके लिए 2 ही बटन्स होते हैं ना, तो उसमें 0 और 1 लगता है, 1 बिट जगह वो ले लेता है। OLE के लिए वो अप टू 1 GB डेटा जो है 1 GB साइज लेता है। अगर आपको हाइपर लिंक, आप इवन आपको फॉर एग्जांपल आपको हर एक एम्प्लॉय के इस डेटाबेस में, एम्प्लॉय वाले डेटाबेस में हर एक एम्प्लॉय की फेसबुक प्रोफाइल की लिंक डालनी है, क्योंकि हर एक का फेसबुक प्रोफाइल चेक करते रहना है ऑर्गेनाइजेशन, कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तो नहीं लिख रहे हैं। तो हाइपर लिंक डालनी है, ईच पार्ट कंटेन्स 204, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ प्रोफाइल की, बाकी आप बेसिक्स तो समझ गए होंगे। ईच पार्ट कंटेन्स 2048 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हाइपर लिंक। इसके बाद जो है इसके बाद आती है फील्ड लेंथ, तो ये साइज होता है। फील्ड रेफर्स लेंथ और विड्थ टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट अ फील्ड कैन कंटेन। तो सब मैक्सिमम नंबर आप कितने हद तक ये ले सकते हैं, मैक्सिमम नंबर क्या ले सकते हैं। उसके बाद आती है बात प्राइमरी की। अ फील्ड विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। देखो, अ फील्ड विच इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स है केवल प्राइमरी की कैनॉट कंटेन नल वैल्यू। देखो प्राइमरी की होती है, जैसे ये ऐसा फील्ड होता है, मतलब प्राइमरी की ऐसा फील्ड होता है, ये एक प्राइमरी की वाला फील्ड है। इसमें क्या होगा, देखो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड्स को, मतलब आईडीज अगर होंगे प्राइमरी की होगी ना, जिससे आप पहचानोगे। प्राइमरी की दो आदमियों की सेम नहीं हो सकती है। जैसे रोल नंबर, क्या 2 बच्चों का रोल नंबर सेम हो सकता है क्लास में, नहीं हो सकता ना, वो प्राइमरी की मानी जाती है। जिससे रोल नंबर 5 एक ही लड़के को इशारा करेगा, रोल नंबर 6 वो एक पर्टिकुलर बंदे का है, तो वो प्राइमरी की है, ठीक है। इसी तरह प्राइमरी की होती है जो आपको यूनिकली रिकॉर्ड के साथ एसोसिएटेड होती है। Validation rule, it is a condition that must be met before data is accepted into database. Validation rule, it is a condition that must be met before data is accepted into database. Validation rule होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें सिर्फ आपका कोई डेटाबेस है उसमें सिर्फ नंबर्स आने चाहिए। तो अब अगर आप यहाँ से करेक्टर्स दे रहे हो, जब ये वैलिडेशन रूल उसका चेक करेगा तो क्या वो एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा। तो वैलिडेशन रूल होता है ऐसी कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए, जो मैच होनी चाहिए, तब जाके आप डेटाबेस में आपका डेटा एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। ओके, MS Access View, you can create a table by 2 most popular ways. Field length, field refers to length or width to the अच्छा MS Access View, you can create table by 2 popular ways. Datasheet view, it shows data in a database and also allows you to enter and edit the data but not allow change the database.
तो डेटा शीट व्यू जो होता है ना, दो व्यूज़ होते हैं, डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू. इट अलाउज यू टू क्रिएट और चेंज द टेबल एंड ऑल्सो द सेट द कीज़. जो डेटा शीट व्यू होता है ना, ये आपको शो करता है डेटा इन द डेटाबेस, आपको दिखाता है. ऑल्सो अलाउज यू टू एंटर एंड एडिट द डेटा. डेटा शीट व्यू जो होता है ना, ये आपको डेटा दिखाता है डेटा शीट फॉर्म में, और आपको अलाउ करता है कि आप एंटर और एडिट कर सकते हो डेटा को, बट आप चेंज नहीं कर सकते हो डेटाबेस को. जो डिज़ाइन व्यू होता है ना, इट अलाउज यू टू क्रिएट और चेंज द टेबल एंड ऑल्सो सेट द कीज़. ये आपको अलाउ करता है कि आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो, एक और टेबल को, या चेंज भी कर सकते हो, और कीज़ भी सेट कर सकते हो. ठीक है. इसके बाद बात आती है फिल्टरिंग डेटा. इट enables टू डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड्स इन अ टेबल दैट मीट अ स्पेसिफिक फिल्टर क्राइटेरिया. फॉर एग्जाम्पल, फिल्टर वाले जो बटन्स होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, उस पर ये छोटा सा ट्रायंगल जैसा होता है, या ये ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, ऐसे छोटा सा टेबल. अब जब आप ये क्लिक करते हैं ना, वहाँ पे एक लिस्ट आता है. फॉर एग्जांपल 500 रेंज में, 600 रेंज में, जो आप सिलेक्ट करोगे ना वो ऊपर रहेगा. फॉर एग्जांपल फिल्टरिंग डेटा के लिए क्या मैंने किया, मुझे ऑप्शन है, मैंने अगर डेटाबेस में यहाँ ऊपर क्लिक किया ना, इस छोटे वाले बटन पे, वहाँ लिस्ट आया. मैं बोलूँगी मुझे वो वाले जैकेट्स की फ़ोटोज़ आनी चाहिए जो 1000 to 2000 की रेंज में. जब मैंने 1000 to 2000 वाला यहाँ सेलेक्ट किया ना, वहाँ यहाँ पे वही रहेगा, और फिल्टर होके डेटा आएगा, और मुझे कौन सा डेटा दिखेगा, जो 1000 और 2000 के रेंज में होगा. ठीक है. या फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँगी फीमेल्स, तो मुझे ऊपर सिर्फ फीमेल्स का नाम आएगा. तो आप फिल्टरिंग डेटा से आप क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिक टाइप आप डेटा आप ले सकते हो उससे, और बाकी डेटा आपको नहीं दिखेगा. ठीक है. तो डेटा फिल्टर होके आता है. क्या वो उसको क्या करता है, ये मेल है फीमेल है, अगर मैंने फीमेल पे क्लिक किया है तो सिर्फ फीमेल्स बाहर फिल्टर होके बाहर आ जाएंगी उसका डेटा. ठीक है. रिलेशनशिप, इट्स एन एसोसिएशन बिटवीन एक्सेस टेबल्स और क्वेरीज दैट यूज रिलेटेड फील्ड्स. इट्स द लिंक बिटवीन टेबल्स एंड enables us to access data from both tables simultaneously. Relationship can be divided into 3 categories: one to one, one to many, many to many. देखो फॉर एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने डेटाबेस बनाई है, डिफरेंट डेटाबेस बनाई है. एक स्कूल में टीचर्स भी होते हैं, एक स्कूल में स्टूडेंट्स भी होते हैं, एक स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ भी होता है. अब आपने डिफरेंट डेटाबेसेस बनाई हैं. वन टू वन रिलेशनशिप होती है कि फॉर एग्जाम्पल कौन सा फॉरम टीचर किस क्लास को, मतलब क्लास 6 को ये वाला फॉरम टीचर है, तो इसकी डेटाबेस उस एक पर्टिकुलर क्लास जो है, मैंने बच्चों की बात बोल रही हूँ, उसके साथ रिलेट करता है. अब दूसरी बात ये है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के डेटाबेसेस हैं, या टीचर्स और डिफरेंट क्लासेस के डेटाबेसेस है. तो एक क्लास को बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं ना, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप आ गई. ठीक है. वन टू मैनी रिलेशनशिप आ गई. अब ऐसे ही एक और चीज़ है कि फॉर एग्जाम्पल, या एक स्कूल को बहुत सारे टीचर्स हैं अंदर, वो भी वन टू मनी रिलेशनशिप आती है. तो फॉर एग्जांपल हमें कोई कंपटीशन कराना है, तो बिटवीन डिफरेंट क्लासेस या बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट्स. ठीक है. और वो एक गेम में बहुत सारे ये हैं. ठीक है. आपस में मिक्सड वो हमने कराया, तो ऐसी मनी टू मनी रिलेशनशिप आती है. या फॉर एग्जांपल हमें एक स्टूडेंट का क्या लेना होता है, हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, हमें एक स्टूडेंट का एक डेटाबेस स्टूडेंट्स की होती है, वहाँ से हमें एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए. उसका हमें स्पोर्ट्स वाला रिकॉर्ड भी चाहिए, म्यूज़िक वाला रिकॉर्ड भी चाहिए, ये एजुकेशन एकेडमिक रिकॉर्ड भी चाहिए. तो डिफरेंट रिकॉर्ड्स चाहिए. तो ये जो टेबल्स होते हैं ना, डेटाबेस होते हैं, वो आपस में रिलेटेड होते हैं, क्योंकि जो बच्चा एकेडमिक्स में एनरोल होगा डेटाबेस में होगा, वो स्पोर्ट्स वाले डेटाबेस में भी होगा. तो हम अगर इन टेबल्स को आपस में रिलेट नहीं करेंगे तो हमें अलग अलग क्वेरीज देनी पड़ेगी. तो अब हमने इनको रिलेट किया है, क्योंकि जब हमने स्टूडेंट्स का रोल नंबर रखा या प्राइमरी की रखी है, आईडी रखा है, उस आईडी से अब हम वो आईडी तो वहाँ हर एक जगह उस स्टूडेंट के नाम के साथ होगा ना, तो उस आईडी की हेल्प से हमने इस ऐसे रिलेशनली इन टेबल्स को जोड़ा होता है कि जब भी हम एक ही क्वेरी देते हैं ना, उस बच्चे के हर एक टेबल से रिकॉर्ड्स आते हैं. ठीक है. बात समझ में आ गई. तो ये रिलेशनशिप कहलाती है. एट्रीब्यूट्स, दीज कैन बी डिफाइंड एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी टू डिफाइन इट यूनिकली, सच एज स्टूडेंट्स एट्रीब्यूट्स एज इज रोल नंबर, सेक्शन नेम. एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, एक प्रॉपर्टीज होती है जो आपको डिफाइन करेंगी. जैसे कस्टमर्स को एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि कस्टमर आईडी होगा, कस्टमर नेम होगा, कस्टमर एड्रेस होगा, कस्टमर फ़ोन नंबर होगा. ठीक है. या कस्टमर चॉइसेस होंगे. ऐसे स्टूडेंट का रोल नंबर, सेक्शन नेम, वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं. ठीक है. टिडबिट्स, फाइल फॉर्मेट ऑफ MS एक्सेस इज, देखो इसका जो फाइल एक्सेस 2007 से पहले क्या था, वो .mbd था.
MDB था कि MDB होगा, .MDB था, लेकिन 2007 से या 2007 से अब यहाँ की ओर अब इसका जो फाइल फॉर्मेट है ना वो .ACCDB है, .access database, .ACCDB, .access database, ठीक है। बात समझ में आ गई। मेमो अलाउज लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट दैट यूज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो ये आपको अलाउ करता है लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए। ईच कैरेक्टर रिक्वायर्स 1 बाइट फॉर इट स्टोरेज, हर एक कैरेक्टर को हमें स्टोर करने के लिए 1 बाइट ये साइज स्टोरेज लेता है। वैलिडेशन टेक्स्ट अपीयर्स इफ अ वैलिडेशन रूल इज नॉट सेटिस्फाइड, वैलिडेशन टेक्स्ट कब अपेयर होता है? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई रूल है कि अबो 18 ईयर्स होने चाहिए, अगर वो चेक करेगा ना उनकी डेट ऑफ बर्थ और उसको लगेगा कि ये अबो 18 नहीं है, वो आपको एक जो है टेक्स्ट अपेयर करेगा दैट यू आर नॉट वैलिड फॉर दिस, यू आर नॉट एलिजिबल, तो उसको हम वैलिडेशन टेक्स्ट बोलते हैं। क्योंकि मैंने बोला ना वैलिडेशन होता है एक कंडीशन जो आपको फुलफिल करनी होती है, अगर डेटा फुलफिल कर रहा है तब आपको डेटा एक्सेप्ट होगा। तो इफ़ यू आर नॉट फुलफिलिंग दैट डेटा, इफ यू आर नॉट एलिजिबल, दैट इट विल शो अ टेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन दैट योर डेटा इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बिकॉज यू आर अंडर एज, ठीक है। द रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी मेक्स डेटा एंट्री कंपल्सरी सो दैट द फील्ड कैनॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, और रिक्वायर्ड फील्ड प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आप डेटा को ब्लैंक, इस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते ना कुछ उसमें लिखना ही है, ठीक है। अब आती है बात शॉर्टकट्स की, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे क्रिएट कंट्रोल एन से नया डेटाबेस क्रिएट होगा, कंट्रोल ओ से एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस है वो ओपन होगा, कंट्रोल एन से एक नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंट्रोल ओ से ओपन होगा डेटाबेस ऑब्जेक्ट, कंट्रोल एस से डेटाबेस ऑब्जेक्ट सेव होगा, कंट्रोल पी से आप प्रिंट कर सकते हो करंट जो आप अभी किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो वो, कंट्रोल सी से कॉपी होगा वो ऑब्जेक्ट, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, लेकिन कोई भी ऑपरेशन करने से पहले हमें उनको पहले सिलेक्ट करना होता है। कंट्रोल एक्स से कट होगा, कंट्रोल वी से पेस्ट होगा, डी से डिलीट होगा। तो ये तो बेसिक शॉर्टकट्स हैं जो हमने हर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर में पढ़ी। उसके बाद यहाँ पे कुछ और है, कंट्रोल और प्लस साइन, उससे न्यू रिकॉर्ड ऐड होगा नया एक रिकॉर्ड, ठीक है। कंट्रोल और सेमीकोलन से करंट डेट इंसर्ट होगा, ठीक है। करंट यहाँ पे आप देख लीजिए करंट डेट इंसर्ट होगा। कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन से करंट टाइम इंसर्ट होगा फील्ड्स में। कंट्रोल ऑल्ट और स्पेस बार से इंसर्ट अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ फील्ड, हमने कोई ऑलरेडी कुछ वैल्यू रखा है, अगर किसी में कुछ नहीं आएगा डिफॉल्ट वैल्यू आना चाहिए तो कंट्रोल ऑल्ट और स्पेस बार से वो आ जाएगा। कंट्रोल और एपिस्ट्रॉफी से आएगा इंसर्ट वैल्यू फ्रॉम द सेम फील्ड इन द प्रीवियस रिकॉर्ड में जो वैल्यू था वो इसमें लाओ सेम। कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाएंगी सारी रिकॉर्ड, जैसे टेक्स्ट सारा सिलेक्ट होता है कंट्रोल ए से, है ना, तो यहाँ सेल्स सारी सिलेक्ट होती है एक्सेल में कंट्रोल ए से, यहाँ से सारा रिकॉर्ड जो है कंट्रोल ए से सिलेक्ट होगा। कंट्रोल माइनस साइन से क्या होगा, डिलीट होगा करंट वाला रिकॉर्ड जो अभी जिसपे हम काम कर रहे हैं। एस्केप से क्या होगा, अनडू चेंजेस मेड टू द करंट फील्ड, अगर आपने इस फील्ड को कुछ चेंज लाई है उस आप एस्केप से उसको चेंज कर सकते हो। अनडू चेंज मेड टू द करंट रिकॉर्ड, ठीक है। या आपको कॉलम को चेंज जो लाई है वो वापस लेनी है, या रो में कोई चेंज लाई है वो भी आप वापस कर सकते हो। नेविगेशन इन टेबल, आप टैब दबाओगे आप नेक्स्ट फील्ड में चले जाओगे, मतलब नेक्स्ट कॉलम में, है ना। जैसे सिंपली कीबोर्ड पे हम वो हमें दिखता भी ऐसे कर्सर भी वो आगे मूव करता है जब हम टैब दबाते। शिफ्ट और टैब दबाओगे तो प्रीवियस फील्ड पे आ जाओगे। पेज डाउन तो नेक्स्ट स्क्रीन, पेज अप तो प्रीवियस स्क्रीन आएगी। कंट्रोल और ऊपर वाला एरो तो फर्स्ट रिकॉर्ड आएगा। कंट्रोल और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे, कंट्रोल और नीचे वाला रिकॉर्ड ये एरो तो लास्ट रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। इससे सिंपल एरो से नेक्स्ट रिकॉर्ड और सिंपल एरो से प्रीवियस रिकॉर्ड, ठीक। बात समझ में आ गई। अच्छा, डिज़ाइन व्यू, ऑल्ट और डी दबाओगे ओपन है डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन डिज़ाइन व्यू, वो डिज़ाइन व्यू से आपको जहाँ पे आप नया टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ऑल्ट और एंटर डिस्प्ले ऑफ प्रॉपर्टी शीट इन डिज़ाइन व्यू, ठीक है, प्रॉपर्टी शीट आपको डिज़ाइन व्यू में आ जाएगा। ऑल्ट वी एंड पी दबाओगे ओपन प्रॉपर्टी शीट फॉर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इन डिज़ाइन व्यू, डिज़ाइन व्यू में आपका एक प्रॉपर्टी शीट निकलेगा सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप चाहते हो, ठीक है। बाकी कंट्रोल बी से तो पता ही है बोल्ड हो जाती हैं, आई से इटैलिक बन जाता है, यू से अंडरलाइन होता है, कंट्रोल एफ से टेक्स्ट फाइंड कर सकते हो, कोई भी फाइंड अगर आपको करना है टेक्स्ट, एच से अगर आपको रिप्लेस करना है, F5 से रिफ्रेश होगा, F2 से रीनेम होगा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ए होगा, सिलेक्ट ऑल होगा, ये देख लीजिए क्योंकि हमने ये पढ़ी है ये चीज़ें। कंट्रोल वाई से रिडू होगी,
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे एरो गलती से दबा, अब मैं चाहती हूँ ये गायब हो जाए, मैं करूँगी कंट्रोल Z, तो हो गया अनडू। लेकिन मैं सोच रही नहीं ये एरो ठीक था, अब मैं कंट्रोल Y दबाऊंगी ये वापस आएगा। मैंने गलती से ये एरो दबाया, अब मैं कंट्रोल Z करूँगी ये गायब हो जाएगा, उसको हम अनडू एक्शन बोलते हैं, अनडू लास्ट एक्शन। अब मैं चाहती हूँ नहीं ये तो ठीक था, मैं कंट्रोल Y दबाऊंगी ये वापस आएगा, उसको बोलते हैं रीडू। कंट्रोल W से क्लोज हो जाएगा एक्टिव विंडो, F1 से ओपन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हेल्प, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ए से सॉर्ट सिलेक्टेड डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर में होगा, कंट्रोल शिफ्ट Z से सॉर्ट सिलेक्टेड डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा होता है फिर छोटा फिर छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा होता है फिर बड़ा, ठीक है। अच्छा, F7 होगा चेक स्पेलिंग, F7 से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। तो MS एक्सेस समझ आया आपको, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा बड़ा डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके लिए SQL का इस्तेमाल होता है। बात समझ में आ गई। अब इसके साथ साथ मैंने आपको 5th सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। ये एक ईमेल क्लाइंट, देखो यहाँ पे इट इज़ एन ईमेल क्लाइंट पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर दैट इज अवेलेबल एज पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ये इसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के साथ होता है, जो कि एक ये ईमेल क्लाइंट या पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर होता है। विंडोज मोबाइल डिवाइसेस आर द वर्जन ऑफ MS आउटलुक एनेबल्स यूजर्स टू सिंक्रोनाइज देयर ईमेल्स डेटा टू देयर स्मार्टफोन्स। आपका जो सारा डेटा होता है ना वो ईमेल के थ्रू आपका स्मार्टफोन के थ्रू सिंक्रोनाइज करता है डेटा, और आपको जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, बर्थडेज होगा किसी का, तो ये आपको सारी अपकमिंग इवेंट्स दिखाएगा और आपको इन्फॉर्म करते रहेगा। अलार्म बज आपको ये नोटिफाई करता रहेगा कि इसका बर्थडे आने में अभी 10 दिन है, ये मीटिंग होने में 15 दिन है, शाम को आपको कहीं जाना है। तो आउटलुक इसी के काम आता है, ठीक है। और आउटलुक इट कैन वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर एंड माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट सर्वर फॉर मल्टीपल यूजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज शेयर्ड मेल बॉक्सेस, कैलेंडर्स, एक्सचेंज वाली फोल्डर, शेयर पॉइंट लिस्ट्स एंड मीटिंग शेड्यूल्स। फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स है, इवेंट्स है, हमें पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम बनाना है, तो हम ईमेल को ऐसे सिंक्रोनाइज करेंगे कि सारे जितने भी हमारे ऑफिस के डेस्कटॉप्स है, हमारी सिस्टम्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ के, उन सबको ये अलर्ट्स आती रहेंगे कि ये मीटिंग 2 दिन के बाद है, तो किसी को अलग से हमें इन्फॉर्म ना करना पड़े, सब लोग प्रेजेंट होंगे, इस टाइम पे है, आफ्टरनून में है, ये इवेंट होने वाली है, ठीक है, इस मंथ में यही इवेंट्स है, सो दैट कि जो एम्प्लॉय होता है ना वो पहले ही इन्फॉर्म होके रहता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो दिस इज़ अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो इसके बाद हम करेंगे लॉट ऑफ MCQs और जो है और नंबर ऑफ दीज MCQs ओवरऑल कंप्यूटर के लिए भी, एंड इन एडिशन टू दैट 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है कंप्यूटर्स के वो भी हम करेंगे। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड our WS Academy app, download it from Google Store and register in our courses. And if you want to join our this YouTube channel, for that WS Academy YouTube channel, you can subscribe to it and share it with your friends. And I wish you all the best. Take very good care of yourself.